हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज से मैं इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाला हूं और ये पहला लेक्चर होगा इंडियन पॉलिटी का। ये लेक्चर घटना चक्र की जो इंडियन पॉलिटी की बुक आती है उस पर बेस्ड होगा। मैंने कंप्लीट घटना चक्र को वन लाइनर नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है और उसके थ्रू मैं आने वाले लेक्चर्स में घटना चक्र को कंप्लीट करने वाला हूं। फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चंस कवर हैं, जैसे यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू में, स्टेट पीसीएस लाइक आपका यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपी पीएससी, आरएएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका संकलन होता है, ठीक है, आपका घटना चक्र। तो उसका मैंने वन लाइनर में इसमें कन्वर्ट कर दिया है और मैंने क्या किया है, क्वेश्चन आंसर साथ साथ में जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट दिया है घटना चक्र में उसको भी मैंने जॉट डाउन कर लिया है और वन लाइनर में कन्वर्ट किया है। तो इसके बाद में अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं आपको घटना चक्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मोटी सी किताब, ठीक है। आप दूसरा काम कर सकते हैं कि आप इंश्योर हो जाइए, ठीक है। मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन जो आ रहा है घटना चक्र से, आगे किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है घटना चक्र से, पीवाईक्यू से या उसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से, वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, ठीक है। मैं इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों से। एंड चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, इससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। ये पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो उसको मैं जितने भी क्वेश्चन बने सुप्रीम कोर्ट को लेके, तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इसका प्रोविज़न रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत लाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न किस एक्ट में लाया गया था, तो ये आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ओके, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, इस्टेब्लिशमेंट होता है, वो होता है आपका 1774 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट 1774 में होता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, ये बात कही जाती है। और ये कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर होता है, ये इस्टेब्लिशमेंट होता है फ्रेंड्स फोर्ट विलियम कलकत्ता में, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। क्या नाम था? सर एलिजा एम्पे। तो आपको चार बातें याद रखनी है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होने की बात होती है, इस्टेब्लिशमेंट होता है 1774 में, जगह है फोर्ट विलियम कलकत्ता, एंड चौथी चीज़ पहले चीफ जस्टिस होते हैं एलिजा एम्पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग, ये देखो मैच द लिस्ट था, ठीक है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना था, तो मैंने सीधे इसका आंसर लिख दिया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न होता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में बात की जाती है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन होगा, ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में बात होती है। चार्टर एक्ट 1813 में बात की जाती है परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, ठीक है। इंग्लिश मिशनरीज को इंडिया में काम करने की परमिशन दे दी जाती है, ये 1813 का एक्ट कहता है। चार्टर एक्ट 1833 में अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर का अपॉइंटमेंट होगा गवर्नर जनरल के काउंसिल में, ये बात की जाती है 1833 के एक्ट में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813, देखिए ये चार्टर एक्ट हो गया, जनरल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शन 2023 हो गया, एंड ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट जो कंट्रोवर्सी है ये रिस्पॉन्सिबल थे इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन करने में इंडिया में, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 की फ्रेंड्स। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रोविज़न किया था कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है इंडियन एजुकेशन पर, ठीक है, पर ईयर। ईस्ट इंडिया कंपनी टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर, ठीक है, ऑन एजुकेशन इन इंडिया। मतलब इंडियन लोगों के एजुकेशन पर 1 लाख रुपए पर ईयर खर्च किया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये प्रोविज़न लाया गया था 1813 के एक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823।
ये एक कमेटी होती है जो 1823 में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। इसका पर्पज़ होता है टू ग्रांट 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन। ठीक है, इसका सोल पर्पज़ होता है कि 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए देना है। तो ये कौन सी कमेटी है? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823। फ्रेंड्स नेक्स्ट है सेंटेंस था, स्टेटमेंट था नेक्स्ट, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ओरिएंटलिस्ट जो थे ना, वो सपोर्ट कर रहे थे लोकल लैंग्वेजेस को फॉर द मीडियम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन का क्या मीडियम होना चाहिए, किस लैंग्वेज में होना चाहिए, ये सपोर्ट कर रहे थे ओरिएंटलिस्ट कि वो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, एंग्लिसिस्ट जो थे ये सपोर्ट कर रहे थे कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप इनके प्रोपाउंडर देख लिए किसने किसने सपोर्ट किया था। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे क्वेश्चन आगे चल के बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको याद रखना है कि ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी क्या है। इट वॉज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ एजुकेशन दैट ईस्ट इंडिया कंपनी टू इम्पार्ट टू लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन को किस मीडियम में एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाएगा, ये एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी इसके बारे में थी। अब ओरिएंटलिस्ट के सपोर्टर कौन थे, किसने ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी को सपोर्ट किया था फ्रेंड्स, तो इसके बारे में बात करते हैं। H.T. प्रिंसेप एंड H.H. विल्सन। तो जो ओरिएंटलिस्ट को सपोर्ट करने वाले थे उनका नाम था H.T. प्रिंसेप एंड H.H. विल्सन। ये दो नाम आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट एंग्लिसिस्ट को सपोर्ट करने वाले थे चार्ल्स ट्रेवलियन। चार्ल्स ट्रेवलियन ने एंग्लिसिस्ट को सपोर्ट किया था एंड ओरिएंटलिस्ट को सपोर्ट किया था H.H. विल्सन ने और H.T. प्रिंसेप ने फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, 7 मार्च 1835 में मैकॉले का एक प्रपोजल आता है। ठीक है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इसमें बात की जाती है कि जो मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन होगा वो क्या होगा, वो इंग्लिश में होगा। मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन की बात की जाती है मैकॉले के प्रपोजल में, जो कि 1835 में एक्सेप्ट किया जाता है और इसमें मीडियम ऑफ एजुकेशन जो होगा वो होगा इंग्लिश। तो उस समय 1835 में अगर पूछा जाए कि गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, तो आपको नाम याद रखना है बेंटिक का। ठीक है, बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे। इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखने की आवश्यकता है फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें डिटेल में कवर करूँगा। आपको किसी भी एग्जाम में इससे आने वाला क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा इंडियन पॉलिटी का। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा एक्ट था जिससे बहुत सारे इसमें इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न लाए गए थे। ठीक है, और इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQ में। तो देखते हैं, पहले बात करते हैं कि इसमें कंपनी की मोनोपोली जो है ट्रेड में वो एबोलिश कर दी जाती है, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। चाइना और चाय में ट्रेड को छोड़ के कंपनी की मोनोपोली को एबोलिश कर दिया जाता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या प्रोविज़न था, इट असर्टेड सोवर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जितनी भी इंडिया के अंदर टेरिटरीज़ को होल्ड कर रही थी, ठीक है फ्रेंड्स, उस पर ब्रिटिश क्राउन की सोवर्निटी होगी, इस बात को कहा जाता है 1813 के एक्ट में फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात होती है इट एम्पावर्ड, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड पनिश द डिफॉल्टर्स। 1813 के एक्ट में बात की जाती है कि लोकल गवर्नमेंट कैन इम्पोज द टैक्सेस, लोकल गवर्नमेंट के पास पावर होगी टैक्सेस को इम्पोज करने की, और जो लोग टैक्सेस पे नहीं करेंगे उनको पनिश करने की भी पावर 1813 के एक्ट के द्वारा दी जाती है फ्रेंड्स। ओके, 1833 का एक्ट आता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, जो कंपनी की मोनोपोली 1813 में जो एबॉलिश की गई थी, बट उसमें एक चीज़ बरकरार रखा गया था, कंपनी की मोनोपोली अभी भी एग्जिस्ट कर रही थी इन ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। चाय और चाइना के ट्रेड में कंपनी की मोनोपोली अभी भी एग्जिस्ट कर रही थी, तो उस चीज़ को भी 1833 के एक्ट में फ्रेंड्स ख़त्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। अब कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस जो हो जाते हैं वो सीज हो जाते हैं, कंपनी अब सिर्फ पॉलिटिकल फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती है। तो वही सेम चीज़ लिखी है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833, कमर्शियल रोल ऑफ द कंपनी एबोलिश्ड एंड ईस्ट इंडिया कंपनी टू परफॉर्म पॉलिटिकल फंक्शंस ओनली। सिर्फ पॉलिटिकल फंक्शंस रह जाते हैं 1833 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, एंड कमर्शियल फंक्शंस को कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसमें, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू
एक्ट ऑफ 1858, 1858 के एक्ट में ये प्रोविज़न लाया गया था कि जितना भी रिवेन्यूज़ है इंडिया का, ठीक है, वो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें क्या है, फर्स्ट टाइम इसमें प्रोविज़न लाया गया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, इट मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियंस को अलाउ किया गया कि वो अपने कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये प्रोविज़न इसमें क्या कहा गया गया, देखो एग्जैक्टली इसमें वर्डिंग ये थी, इट स्टेटेड दैट नो पर्सन ऑफ इंडिया और क्राउन, कोई भी इंडिया या क्राउन का कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसको डिबार किया जाए, जिसको रोका जाए, किस चीज़ के लिए, फ्रॉम एनी पोस्ट और सर्विस, ठीक है, किसी पोस्ट और सर्विस के लिए नहीं रोका जा सकता है आपको, अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कोई भी ऐसी पोस्ट या सर्विस नहीं होगी जिसके लिए आपको रोका जा सके। किस बेसिस पे, ऑन द रिलीजन ऑफ ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और कलर एंड एनी ऑफ देम। मतलब आपका रिलीजन क्या है इससे मैटर नहीं करेगा, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कलर क्या है, डिसेंट क्या है, ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी अगर आप कोई पोस्ट या कोई भी सर्विस एक्वायर करने जा रहे हैं अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। ये प्रोविज़न कब लाया गया फ्रेंड्स, 1833 के एक्ट में। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखिए इसमें आपको दो स्टेटमेंट है याद रखने हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, मैंने सेम स्टेटमेंट इसमें लिखे हुए हैं। फॉर द लेजिस्लेटिव वर्क नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स कुड बी मिनिमम ऑफ 6 एंड मैक्सिमम ऑफ 12। मतलब लेजिस्लेटिव वर्क के लिए जो एडिशनल मेंबर की जो संख्या होगी वो मिनिमम 6 हो सकती है, कितनी मिनिमम हो सकती है, 6 हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड इसमें एक और प्रोविज़न था कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिया गया था बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल सब्जेक्ट, सेंट्रल और स्टेट के सब्जेक्ट में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया गया था। और 1861 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, वो आगे भी आएगा, कि वायसराय को फर्स्ट टाइम ये पावर दी गई थी कि वायसराय कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेस फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने के लिए वायसराय ऑर्डिनेंस को ला सकता है, कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। ये प्रोविज़न कब आया था, 1861 के एक्ट में आया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1892। फ्रेंड्स ये 1892 हो गया, ऐसा नहीं है, 1892 इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है, 1892। देखिए रॉयल एसेंट कब मिला था इसको मिला था 20 जून 1892 में। ये डेट्स आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि इसको इफेक्ट में कब आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसको रॉयल एसेंट कब मिला था, 20 जून 1892 को। और ये कमेंस कब हुआ, मतलब इफेक्ट में कब आया, इट केम इनटू इफेक्ट बाय 3 Feb 1893, 3 फरवरी 1893 में ये इफेक्ट में आ गया। इसका प्रोविज़न था कि नंबर ऑफ जो एडिशनल मेंबर्स हैं इलेक्टेड टू गवर्नर जनरल काउंसिल वाज इंक्रीज्ड मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 16। मतलब जो 1861 में जो बात की जा रही थी मिनिमम 6 मैक्सिमम 10 होंगे, अब वो चीज़ हो गई मिनिमम 10 होंगे मैक्सिमम 16 होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 1892 के एक्ट में ही ये बात की जाती है, राइट दिया जाता है टू डिस्कस द बजट, ठीक है, राइट टू डिस्कस द बजट ये कब आया था, ये 1892 के एक्ट में आया था। बट राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये राइट 1892 के एक्ट में नहीं दिया गया था। ये राइट कब आया था, ये राइट आया था 1909 के एक्ट में। राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये प्रोविज़न था 1909 के एक्ट में, बट राइट टू डिस्कस बजट ये प्रोविज़न दिया गया था 1892 के एक्ट में। However, the act permitted to addressing questions to executive with prior notice of 6 days। लेकिन 1892 में एक प्रोविज़न और रखा गया कि आप एग्जीक्यूटिव को एड्रेस कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, क्वेश्चंस आप एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको 6 दिन का टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी बात किसमें की गई, 1892 के एक्ट में। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि राइट टू डिस्कस बजट का प्रोविज़न था 1892 के एक्ट में, और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस पूछने का एड्रेस करने का भी प्रोविज़न था 1892 के एक्ट में। बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की जब बात आती है तो वो बात होगी 1909 के एक्ट में, ठीक है। अब बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स।
और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर था 1909 एक्ट का, वो ये था कि फ़र्स्ट टाइम इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न होता है फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न होता है किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। अच्छा, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसके लिए जो वोटिंग का अधिकार होगा वो सिर्फ मुस्लिम्स को ही होगा। मतलब मुस्लिम कैंडिडेट के लिए मुस्लिम्स ही वोट करेंगे। जैसा अभी होता है कि अगर आप कोई मुस्लिम खड़ा हुआ है या किसी भी धर्म का कोई भी आदमी खड़ा हुआ है सॉरी, तो आप उसको सारे धर्म के लोग उसको वोट कर सकते हैं। आपके एरिया से अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है एमएलए या एमपी के इलेक्शन में, तो चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, आप सभी लोग उसमें वोट करते हैं। बट उस समय प्रोविज़न लाया गया था कि नहीं, मुस्लिम अगर कैंडिडेट होगा तो उसको वोट करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम्स के पास होगा। ठीक है, तो ये बात होती है सेपरेट इलेक्टोरेट में। और ये कब लाया गया था? 1909 में। किसके लिए लाया गया था? मुस्लिम्स के लिए लाया गया था। ठीक है, ये आगे चल के इंडिया के पार्टीशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। इस एक्ट में क्या होता है कि इसमें डायरकी जो है ना, इसमें सेंट्रल में इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। डायरकी का मतलब था कि सब्जेक्ट्स जो है ना रिजर्व डिवाइड होते हैं दो कैटेगरी में, एक रिजर्व्ड में और दूसरा ट्रांसफर्ड में। ठीक है, दो कैटेगरी में सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए जाते हैं। अच्छा, पहले जो डायरकी थी वो 1919 में इंट्रोड्यूस हुई थी। कहाँ पर? प्रोविंसेस में। बट 1935 में डायरकी को प्रोविंसेस में एबोलिश कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोविंशियल डायरकी को एबोलिश कर दिया जाता है और सेंट्रल में डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ये कब होता है? ये 1935 के एक्ट में फ्रेंड्स होता है, 1935 के एक्ट में। और 1919 में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया जाता है आपका प्रोविंसेस में, बट 1935 में प्रोविंसेस से डायरकी को एबोलिश करके सेंट्रल लेवल पे डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करेंगे। इट प्रपोज्ड टू सेट अप ऑल इंडिया फेडरेशन कंप्राइजिंग ब्रिटिश इंडिया, प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। 1935 के प्रोविज़न में एक चीज़ और होती है कि ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की जाती है। किस चीज़ की बात की जाती है फ्रेंड्स? ऑल इंडिया फेडरेशन की। और इसमें कहा जाता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन मिल के बनेगा ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस से प्लस प्रिंसली स्टेट से। लेकिन फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फेडरेशन कभी भी इफ़ेक्ट में नहीं आया। उसका रीज़न था कि प्रिंसली स्टेट कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 1935 के एक्ट से ही बर्मा के सेपरेशन की बात होती है एंड बर्मा वॉज सेपरेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1937। ठीक है, 1937 में बर्मा को सेपरेट कर दिया जाता है। इसका प्रोविज़न लाया जाता है 1935 के एक्ट में। और फीचर्स देखते हैं 1935 के। इट एबोलिश्ड काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एबोलिस्ट कर दिया जाता है 1935 के एक्ट में। और इसका गठन कब होता है फ्रेंड? इसका गठन होता है 1858 में, ये क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और 1935 में इसको एबोलिस्ट कर दिया जाता है। फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है 1935 के एक्ट में और इसका प्रोविज़न लाया जाता है 1935 के एक्ट में। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो 1 अक्टूबर 1937 में होती है, फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट। और इसके जो पहले चीफ जस्टिस होते हैं फ्रेंड्स, उनका नाम होता है मॉरिस ग्वायर। क्या नाम होता है? मॉरिस ग्वायर। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविज़न था वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से आया था, जबकि फेडरल कोर्ट का जो प्रोविज़न था वो 1935 के एक्ट से आया था। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है 1774 में, लेकिन फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है आपका 1937 1 अक्टूबर को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस होते हैं आपके एलिजा एम्पे एंड जबकि फेडरल कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस होते हैं मॉरिस ग्वायर। इतनी चीज़ें आपको फ्रेंड्स याद रखनी है। ठीक है, एंड एक और प्रोविज़न लाया गया था टू एस्टेब्लिश द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट की बात भी 1935 का एक्ट फ्रेंड्स करता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। इससे भी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। देखिए, इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग जो थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय, और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय हुआ करते थे। ठीक है, इसमें डायरकी को इंट्रोड्यूस किया जाता है फर्स्ट टाइम। कहाँ पर? प्रोविंसेस में।
और 1935 में प्रोविंसेस में डायरकी को एबॉलिश करके सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। डायरकी का मतलब था कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया था रिजर्व्ड में एंड ट्रांसफर्ड में प्रोविंसेस में। रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे वो गवर्नर के अंडर रखे गए और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे फ्रेंड्स वो मिनिस्टर्स के अंदर रखे गए। गवर्नर के अंडर जो सब्जेक्ट्स रखे गए थे, गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल गवर्नर नहीं होता था, किसके लिए? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए गवर्नर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी अगर वो कोई भी डिसीजन ले रहा है रिजर्व सब्जेक्ट पर, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर अगर कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे बाय द मिनिस्टर्स, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते थे किसके लिए? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए फ्रेंड्स। तो आपको बेसिक डिफरेंस पता होगा कि रिजर्व सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थे जिनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा थी, उनको रखा गया गवर्नर के अंडर। एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट फ्रेंड्स वो सब्जेक्ट थे जिनकी इंपॉर्टेंस थोड़ा कम थी और वो रखे गए थे मिनिस्टर्स के अंडर। और रिजर्व सब्जेक्ट पर अगर कोई भी डिसीजन लेना होता था तो उसके लिए गवर्नर लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बट अगर जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के प्रति कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए ये लोग लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। इतनी चीज़ आपको फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, ये पूछा गया है कि डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू प्रोविंसेस। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू प्रोविंसेस, ये 1919 के एक्ट में ये प्रोविज़न था, ठीक है। एंड इट वाज डन इन द फॉर्म ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। फेडरल के सब्जेक्ट होंगे एंड प्रोविंसेस के सब्जेक्ट होंगे, ये बात 1919 के एक्ट में कही जाती है। और ये डिवोल्यूशन होता है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। नेक्स्ट, इट एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस। अभी तक 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए की गई थी, बट 1919 में ये फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट सिख के लिए भी, यूरोपियंस के लिए भी, इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस के लिए भी, ठीक है। तो ये आपको ये बेसिक डिफरेंस याद रखना है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं स्टेटमेंट बेसिस पे और आप गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो आपको याद रखना है 1909 में सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए, 1919 में मतलब 10 साल बाद सिख भी इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं, यूरोपियंस भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं, एंग्लो इंडियंस भी और इंडियन क्रिश्चियन को भी इंक्लूड कर दिया जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट में, ठीक है। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डायरकी का मतलब क्या होता है। देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, देखिए डायरकी जो है ना ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है डायआर्क के नाम से, जिसका मतलब होता है डबल रूल। और इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि प्रोविंसेस के सब्जेक्ट को रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। इसी को क्या बोलते हैं? डायरकी बोलते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में, ठीक है। ओके, पहले बात करते हैं कि रिजर्व, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है कि रिजर्व सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड था और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड था। तो देखते हैं, पहले रिजर्व सब्जेक्ट की बात करते हैं। Reserved subject included comparatively important subject like police, jail, justice, finance, irrigation, press, land revenues, forest, water, एग्रीकल्चर लोन। देखिए एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर लोन्स, ठीक है। लेबर डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, ये जितने भी सब्जेक्ट की मैंने भी चर्चा की है ये सारे रिजर्व सब्जेक्ट में इंक्लूडेड थे। दोबारा सुन लीजिए, ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस बनता है। रिजर्व सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता था पुलिस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे, जेल यानी कि प्रिजन, जस्टिस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इरिगेशन, प्रेस, लैंड रेवेन्यूज़, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर लोन्स, नॉट एग्रीकल्चर लोन्स, लेबर डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये सारे सब्जेक्ट रिजर्व्ड सब्जेक्ट की कैटेगरी में फॉल करते थे। अब बात करते हैं फ्रेंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे जो ट्रांसफर्ड कैटेगरी में आते थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक वर्क्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये भी जैसे आप देखते होंगे कि हेल्थ की जो एंड सैनिटेशन अभी क्या स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से वहाँ पर ट्रांसफर सब्जेक्ट हुआ करते थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक वर्क, हेल्थ एंड सैनिटेशन, इंडस्ट्रियल रिसर्च,
एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर लोन था रिजर्व्ड में, बट एग्रीकल्चर किस में है, ट्रांसफर्ड में है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या प्रोविजन था? इट वाज पास्ड विद द एम ऑफ ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। अगर कभी पूछा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एम क्या था, क्यों इसको पास किया गया था, तो इसका मेन एम था कि ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन करना है धीरे धीरे, ये प्रोविजन था। इस एम के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। इट इंट्रोड्यूस्ड बाय कैमरलिज्म डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। देखिए 1919 के एक्ट में तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बार ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करता है डायरकी, कहाँ पर, प्रोविंसेस में। सेकेंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है 1919 के एक्ट में ही। एंड डायरेक्ट इलेक्शन का भी प्रोविज़न होता है किसमें, 1919 के एक्ट में। तो तीनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हैं, तीनों चीज़ें याद रखनी हैं। इसमें कंफ्यूज करता है और आप लोग कंफ्यूज होंगे कि 1935 में ये लाया गया था या 1919 में लाया गया था। ठीक है। तो डायरकी प्रोविंसेस में 1919 में, बट डायरकी एट सेंट्रल लेवल 1935। ठीक है। बाई कैमरलिज्म इन 1919 और डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न इन 1919। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, इट मेड इंडिया लेजिस्लेचर बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फॉलोइंग वेज। देखते हैं कि कैसे बाई कैमरलिज्म काम करता है, क्या चीज़ इसमें थी, देखते हैं। देखिए, बाई कैमरल का मतलब था कि हाउसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है। एक अपर हाउस जिसको जाना जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से, एंड लोअर हाउस जिसको जाना जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से। दो हाउसेस में डिवाइड कर दिया लेजिस्लेचर को, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाने लगा, एंड लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से। अपर हाउस में 60 मेंबर्स का प्रोविज़न रखा गया। आउट ऑफ 60, 20 मेंबर्स कैन बी ऑफिशियल, मतलब 60 मेंबर होंगे अपर हाउस में। आउट ऑफ 60, 20 मेंबर होंगे, वो होंगे ऑफिशियल मेंबर, एंड 40 मेंबर होंगे नॉन ऑफिशियल, मतलब मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। एंड आउट ऑफ 60 मेंबर्स 33 जो होंगे वो होंगे इलेक्टेड। कैसे होंगे, इलेक्टेड। 27 कैसे होंगे, नॉमिनेटेड। मतलब 60 मेंबर्स में 33 को इलेक्ट किया जा सकता है, एंड 27 को क्या है, नॉमिनेशन बेसिस पे होंगे। ठीक, वो नॉमिनेटेड होंगे। अब बात करते हैं लोअर हाउस की फ्रेंड्स। लोअर हाउस में 140 मेंबर्स का प्रोविज़न रखा गया था कि 140 मेंबर्स होंगे। आउट ऑफ 140, 100 टू बी इलेक्टेड, 100 मेंबर जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे, एंड 40 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड, 40 मेंबर नॉमिनेटेड होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, दिस एक्ट अलाउड प्रोविंशियल काउंसिल्स टू डिटरमाइन इफ वुमेन could vote provided they meet the stringent property income and educational levels। देखिए वुमेन के वोटिंग राइट की अगर बात की जाए तो ये 1919 में प्रोविज़न लाया गया था कि अगर प्रोविंशियल स्टेट्स, अगर मतलब प्रोविंशियल काउंसिल्स चाहें तो वुमेन को वोटिंग राइट्स दे सकते हैं, प्रोवाइडेड, बशर्ते वुमेन जो है स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया को, मतलब एक क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। उसमें इंक्लूड था कि उनके पास प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया था, इनकम का क्राइटेरिया था, और एजुकेशनल, सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन। अगर इन क्राइटेरिया को मैच कर रही हैं वुमेन तो आप चाहें तो वुमेन को वोटिंग राइट दे सकते हैं। ये प्रोविज़न लाया गया था 1919 के एक्ट में। ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फिर बात हो रही है। इसमें था सेपरेट इलेक्टोरेट, किसके लिए, फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबरर्स। मतलब जो अभी तक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी 1919 में एक्सटेंड कर दिया गया था इंडियो क्रिश्चियन के लिए, यूरोपियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए। ठीक है। सिख के लिए। अभी 1935 में फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट, किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, मतलब शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबरर्स के लिए। ठीक है। 3 लोगों के लिए और एक्सटेंड होता है, डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबरर्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। इसमें लाया गया प्रोविजन, इट प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विस विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया। देखिए अभी तक इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम था उसका मतलब
अभी तक जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम था वो लंदन में मतलब कंडक्ट किया जाता था। 1990 में फर्स्ट टाइम प्रोविज़न लाया गया कि इंडियन के लिए जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होगा दैट टू बी हेल्ड इन इंडिया ओनली, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम जो होता है 1922 में कंडक्ट होता है। कहाँ पर? इलाहाबाद में, जिसको आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और लेटर बाद में चल के ये कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है? दिल्ली में होना, ठीक है। पहली बार कहाँ पर अगर पूछा जाए कि इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम कहाँ पर होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रयागराज, इलाहाबाद, 1922 में, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली में होना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ये भी स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन था कि 1941 में इन इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वाज मोर देन कंपेयर टू द यूरोपियंस। मतलब इंडियंस का परसेंटेज ज़्यादा था पास होने में कंपेयर टू यूरोपियंस। कब? 1941 के इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, ठीक है। मतलब 1941 में जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इंडियंस के पास होने का परसेंटेज ज़्यादा था कंपेयर टू यूरोपियंस। ये आपको बात याद रखनी है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविज़न और था फ्रेंड्स कि चैम्बर ऑफ प्रिंस, जिसको हम नरेंद्र मंडल के नाम से भी जानते हैं, चैम्बर ऑफ प्रिंस जिसको हम नरेंद्र मंडल के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रोविज़न था। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2023 में प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। इसमें 120 मेंबर होंगे। इस बारे में भी बात की गई थी कि चैम्बर ऑफ प्रिंस होगा और उसमें 120 मेंबर होगी, ठीक है। और चैम्बर ऑफ प्रिंस का मतलब था, ये क्यों बनाया गया था? बेसिकली ये था रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया कुड वॉइस दियर नीड्स टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट। मतलब जो प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स थे, अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई आवश्यकता है, तो वो कॉलोनियल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उससे वो अप्रोच कर सकें, अपनी बात को रख सकें। इसलिए चैम्बर ऑफ प्रिंस का गठन होता है फ्रेंड्स। इसकी एनुअल मीटिंग हुआ करती थी जिसको हेड करते थे वायसरॉय। कौन हेड करते थे? वायसरॉय। फर्स्ट चांसलर हुए हैं चैम्बर ऑफ प्रिंस के, उनका नाम था महाराजा ऑफ बीकानेर। क्या नाम था? महाराजा ऑफ बीकानेर। इनका नाम था गंगा सिंह, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है कि चैम्बर ऑफ प्रिंस की स्थापना होती है, कब होती है? 1919 के एक्ट में इसका प्रोविज़न लाया जाता है। 120 मेंबर होंगे। पहले इसके जो चांसलर हुए महाराजा ऑफ बीकानेर हुआ, जिनका नाम गंगा सिंह था। और इसकी जो मीटिंग होती थी एनुअल बेसिस पे होती थी, उसको हेड करते थे आपके वायसरॉय ऑफ इंडिया। एंड इसका मेन पर्पज़ था कि जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स हैं वो अपनी वॉइस को, अपनी आवश्यकता को, नीड को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्शन ऑफ 1926 एंड 1945 ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि 1926 और 1945 के इलेक्शन किस एक्ट के अंडर हेल्ड किए गए थे। तो ऑप्शन में था 1919, 1935, 1909। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1926 और 1945 के जो इलेक्शंस होते हैं वो अंडर 1919 एक्ट के हेल्ड किए जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि लास्ट इलेक्शन टू बी हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वो कौन सा था? वो 1945 का इलेक्शन था। 1919 के एक्ट के अंतर्गत लास्ट इलेक्शन कौन सा हेल्ड होता है? वो 1945 का इलेक्शन होता है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए आगे चल के कि पहला इलेक्शन कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए 1926 का, ठीक है। नेक्स्ट, इन ब्रिटिश इंडिया वायसरॉय कुड promulgate ordinance without the permission of legislative council under the Indian Council Act 1861। 1861 के काउंसिल एक्ट में प्रोविज़न लाया गया था कि वायसरॉय ऑफ इंडिया प्रमलगेट कर सकता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस को फॉर द मंथ ऑफ 6 years विदाउट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाउएवर द प्रेसिडेंट्स पावर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस in under article 123 is inspired from the government of India Act 1935। अगर ये पूछा जाए, और ये एक्चुअली ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो प्रेजेंट टाइम में अंडर आर्टिकल 123 जो प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस को इशू करने की, ये किस एक्ट के द्वारा इंस्पायर्ड होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। इट इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। अगर बात की जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये आपका आंसर होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस एक्ट वेस्टेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस इन गवर्नर्स ऑफ द सेंटर एंड गवर्नर जनरल ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन। मतलब
जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो प्रोविंसेस की होंगी वो गवर्नर के नाम पर होंगी, और जो सेंट्रल की अथॉरिटी होगी एग्जीक्यूटिव वो गवर्नर जनरल के नाम पर होगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी प्रेजेंट टाइम में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, ये किसके बेसिस पे है? ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बेसिस पे रखा गया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये क्वेश्चन आया था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बिगिनिंग कब से स्टार्ट होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें प्रोविजन लाया गया था कि जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो वेस्टेड होंगे किसमें? वायसरॉय ऑफ इंडिया में। ये प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। जैसे अभी जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो किसके पास होती हैं? अभी सेंटर के पास होती हैं। रेजिडुअरी पावर्स का मतलब होता है कि वो पावर्स जो किसी भी लिस्ट में नहीं हैं, ठीक है, उस पर अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो कौन लेगा? फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास यूनियन लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट है। तो इसके अंतर्गत अगर कोई भी मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी मैटर यूनियन लिस्ट में फॉल करता है तो उस पर डिसीजन लेगा यूनियन, कानून बनाएगा, ठीक है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। अगर कोई भी चीज़ आपके फॉर एग्जांपल फॉल करती है स्टेट लिस्ट में तो उस पर कानून बनाएंगे आपके स्टेट्स। एंड कोई भी आइटम आपका फॉल करता है अगर कंकरेंट लिस्ट पे तो उस पर कानून बनाएगा, चाहे स्टेट चाहे कानून बना सकता है, यूनियन भी उस पर कानून बना सकता है। बट वो मैटर्स जो आउट ऑफ ऑल थ्री लिस्ट हैं उनको बोलते हैं रेजिडुअरी, जो सब्जेक्ट आ गए उन पर जो कानून बनाएगा उसके पास पावर भी दे रखी है सेंटर के पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल जीएसटी आया था, जीएसटी कानून किसने बनाया? सेंटर ने बनाया। ठीक उसी प्रकार से रेजिडुअरी पावर्स जो हैं वो किसके पास दी गई थी उस समय दी गई थी वायसरॉय के पास। अभी किसके पास है? अभी सेंटर के पास है। यहाँ तक आपको क्लैरिटी हो गई होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम ये प्रोविज़न लाया गया कि प्रोविंशियल बजट जो है सेंट्रल बजट से अलग हो सकता है। मतलब इट सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड इट अथोराइज द प्रोविंसेस टू इनेक्ट देयर ओन बजट। और इसने अथोराइज कर दिया कि प्रोविंसेस अपने बजट खुद के बजट ला सकते हैं। ठीक है, ये प्रोविज़न था 1919 के एक्ट में। फेडरल सिस्टम एंड डायरकी, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। ठीक है, फेडरल सिस्टम प्रपोज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात होती है फ्रेंड्स। प्रोविजन फॉर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन आ चुका है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पार्ट था या नहीं था, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं था। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल to legislature, elected representatives responsible to legislature and nomination of official members to the legislature were the features of Government of India Act 1935। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स थे कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे और नॉमिनेशन जो होगा ऑफिशियल मेंबर्स का टू द लेजिस्लेचर, ये भी फीचर था 1935 के एक्ट का। नेक्स्ट, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल थ्रू अगस्त ऑफर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का होना चाहिए, ये डिमांड फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट की गई थी अगस्त ऑफर 1940 में फ्रेंड्स। सॉरी, एंड जो क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, क्या लेके आता है? ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसमें बात की जाती है फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद में एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा इंडिया की, उसको अडॉप्ट किया जाएगा, ये बात की जाती है क्रिप्स मिशन में। लेकिन फर्स्ट टाइम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये बात एक्सेप्ट की जाती है आपका अगस्त ऑफर 1940 में। दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज द मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। फेडरल कोड, डायरकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये जो फीचर्स हैं कहाँ से लिए गए हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले लेक्चर्स में मैं पूरी इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट कराऊंगा ऐसे वन लाइनर बेसिस पे, जो कि आपके
आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिसमें इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।